हरनौट जी की कहानी m.com। माँ ने आज तड़के कोई काम नहीं किया। न चूल्हे में आग जलाई, न आटा छलीरा घोल कर गाय के लिए खोरड ही बनाया, न बिल्ली की कटोरी में लस्सी उड़ेली, न बाहर आंगन के पेड़ पर लगाए पौ में चिड़ियों को पानी ही डाला। अपनी बैटरी ली और बाहर निकलते निकलते बीड़ी सुलगा ली। दराट लेना माँ नहीं भूली थी। दरवाज़ा बंद किया और ताला लगाकर सीधी गौशाला के पास चली गई। सुबह का समय माँ के लिए ज़्यादा व्यस्तताओं का हुआ करता था। जैसे ही उठती, आंगन में चिड़िया चहचहाने लगती, बिल्ली दूध लस्सी के लिए बावली हो जाती, गौशाला में पशु रंभाने लगते और माँ रसोई से ही उनसे बतियाती रहती। परंतु आज ऐसा कुछ नहीं था। खामोशी का सिलसिला दहलीज के भीतर से ही शुरू हो गया था। माँ इन दिनों नए भजनों के कैसेट कबीर अमृतवाणी अपने टेप रिकॉर्डर में खूब सुना करती। लेकिन आज वह भी चुप था। बिल्ली ने भी माँ को पहले जैसा तंग नहीं किया। चुपचाप एक कोने में दुबकी रही। आंगन के पेड़ों पर एक भी चिड़िया नहीं थी। सभी पौ के इर्द गिर्द चुपचाप बैठी थी। माँ ने गौशाला का दरवाज़ा खोला तो सिहर उठी, जैसे भीतर अंधेरे के सिवा कुछ भी ना हो। बैटरी की रोशनी में इधर उधर झांका। पशु उदास खामोश खड़े थे। उनकी आंखें भीगी हुई थी। माँ ने कोने में मरी पड़ी ताज़ा सुई भैंस पर रोशनी डाली तो कलेजा जैसे मुंह को आ गया। आंखें छलछला आई। अपने चादरों से आंखें पोंछती वह बाहर आ गई और दरवाज़ा ओट दिया। गांव में भैंस के अचानक मरने की खबर नहीं पहुंची थी, वरना इस वक्त तक गांव की औरतें अफसोस करने पहुंच जाती। माँ ने किसी को भी नहीं बताया। वह चाहती तो गांव के किसी छोकरे को भी कहकर चमार को हाँक लगवा लेती, लेकिन इस बार उसने खुद जाना बेहतर समझा। जानती थी कि यदि किसी को भेज भी दिया तो वह सामने कुछ नहीं बोलेगा, पर मन में 100 गालियाँ देता रहेगा। अब पहले जैसा समय कहाँ रह गया है। गांव में शर्म लिहाज तो नाम को बची है। जो कुछ है भी वह दिखावे भर की। नई नस्ल के छोकरे छल्ले तो मुंह पर ही बोल देते हैं, बड़े बूढ़ों का लिहाज तक नहीं रखते। वैसे अब बुजुर्ग बचे ही कितने हैं। माँ अपने घर के भीतर ही झांकने लगती है। वह खुद कितने बरसों से अकेली घर बार चला रही है। इतना बड़ा बारदाना, खेती बिन बाही अच्छी नहीं लगती। फिर शरीकों का गांव है, तरह तरह की बातें बनाएंगे। भले ही उसने बावरी मजदूरी से ही चला रखी है, पर मजाल की कोई उंगली उठा सकी। 5-7 पशु भी ओबरे में बंधे ही हैं। कोई बोल नहीं सकता कि फलानी के अब घर बार खत्म होने लगा है। 2 बेटे हैं, खूब पढ़ाए लिखाए। अब दोनों ने गांव छोड़ दिया, दूर पार नौकरी करते हैं। वहीं शादियां कर ली, वहीं बाल बच्चे भी हो गए। बहुएं तो गांव घर की तरफ देखती तक नहीं। आकर करेंगी भी क्या, मिट्टी गोबर की बास लगती है। बेटे साल में एक आध बार खबरसार ले लेते हैं। वैसे माँ के लिए उन्होंने सारी सुविधाएं जुटा रखी हैं। टेलीफोन है, रंगीन टेलीविज़न है, गैस है, दूध पिलाने की मशीन है, टेप रिकॉर्डर है। यह सोचती सोचती माँ गांव के बस अड्डे तक पहुंच गई थी। शुक्र है कि कोई मिला नहीं तो सभी पूछते रहते कि आज तड़के तड़के फलानी कहाँ चली है। अड्डे पर बस घर घर आ रही थी। माँ ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया।
पर वहाँ का नज़ारा देख कर दंग रह गई। सब कुछ कितनी जल्दी बदल गया था। माँ को याद है कि जहाँ आज बस अड्डा बना है वहाँ कभी पानी की एक बड़ी कुफर हुआ करती थी। माँ ही क्यों, गांव के दूसरे लोग भी अपने पशुओं को चराकर यहीं पानी पिलाते। स्कूल के बच्चे उसके चारों तरफ बैठकर तख्तियाँ धोया करते। जगह जगह गाजनी के टुकड़े पड़े होते, दवात कलम रखे होते, किसी की कापी किताब बोली रहती, नीली स्याही की कलमें गाद में कई जगह ठूसी रहती। जिसने स्कूल भी न देखा हो उसे भी पता चल जाता कि गांव का स्कूल यहीं कहीं पास होगा। सामने एक पत्थरों की दीवार थी जो पश्चिम का पानी रोक देती थी। उस पर बड़े के छोटे छोटे पेड़ लगे थे। उनके बीच दीवार में खाली जगह थी जिसमें देवताओं की पत्थर की प्रतिमाएं रखी होती। माँ ने कितनी बार यहाँ आकर पूजा की होगी, पितरों की मूर्तियाँ बनाकर रखी होंगी, पर आज सब कुछ नदारद है, जैसे वक्त ने उसे लील लिया हो। अब बस एक बड़ा सा मैदान है जिस पर गाड़ियों के टायरों की अनगिनत रेखाएं हैं। यहाँ न पानी है, न बच्चों की चहल पहल, न कोई पशु ही भूला भटका इस तरफ आता है। रेत, बजरी, सरिया और सीमेंट के कितने ही ट्रक यहाँ उतरे हैं जिन्होंने इसे गर्द का अंबार बना दिया है। माँ पहले बस से आगे निकल गई थी, अचानक ठिठक गई। परसा चमार के घर का रास्ता सड़क से भी तो जाता है। सोचा कि लोग क्या कहेंगे, यही ना कि फलानी मुंह के पास बस होते हुए भी पैदल जा रही है, या उसके बेटे उसको पैसा ही न देते होंगे। फिर समय भी तो बच जाएगा। जब तक मरी भैंस ओबरे से बाहर नहीं निकाली, न माँ खुद रोटी खाएगी न पशुओं को ही घास चारा डालेगी। चमार के हाथ से उसकी गति जितनी जल्दी हो उतना ही पुण्य, यह ख्याल आते वह मुड़ गई। फिर रुकी, कुर्ते की जेब में हाथ डाला, 3-4 रुपये की चेंज थी, पीछे आकर बस में बैठ गई। कुछ मिनटों बाद ही बस चल पड़ी थी। पलक झपकते ही वह जगह आ गई जहां माँ को उतरना था। खेतों से नीचे उतरी तो घर दिख गया। सोचा कि यहीं से हाँक दे दे, पर क्या पता कोई हाँक सुने भी कि नहीं। यह ख्याल करते हुए वह नीचे उतर गई। कई बरसों पहले माँ का एक बैल मरा था, शायद तब खुद ही आई थी। माँ को अब यह भी याद नहीं कि परसा चमार उनके घर कब छमाही लेने आया था। पति जिंदा थे तो वह महीने में एक आध चक्कर लगा लिया करता, वहीं रह जाता, रात भर गप्पें चलती रहती, खूब बातें होती। वह माँ और पिता के जूते भी गांठ कर ले आता। पर अब तो पता नहीं कितने बरस हो गए माँ ने कभी जूते नहीं गंठवाए। ज़रूरत भी नहीं पड़ी, अब तो प्लास्टिक का ज़माना है, 20-20 रुपये में जूते मिल जाते हैं, आसान काम। इस मशीनी ज़माने ने तो आदमी को आदमी से ही दूर कर दिया है। सोचती विचारती माँ परसे के घर के आंगन में पहुँच गई थी। घर देखा तो हैरान रह गई। पहले तो कच्चा मकान था, मटकंदों का बना हुआ। छत पर बेढंगे से चवाए खपरे हुआ करते थे। खेतों खलिहानों तक चमड़े की बांस पसरी होती। आज तो यहाँ वैसा कुछ भी नहीं था। लगा कि वह कहीं गलत मकान में ना आ गई हो। अभी सोच ही रही थी कि एक छोटी सी लड़की बाहर निकली। माँ को देखकर ठिठक गई। माँ ने पूछ लिया, मुन्नी, परसे का घर यही है? उसने कोई जवाब नहीं दिया, शर्मा कर उल्टे पांव भीतर चली गई। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग ने दहलीज पर से गर्दन निकाली और बाहर झांकने लगा। पट्टू की बुक्कल के बीच से उसका कूब निकल आया था। चेहरे पर घनी झुर्रियाँ, जैसे किसी ने बिन बाज के सूखे खेत में हल्की फांटें दे रखी हों। माँ को देखते ही पहचान गया। अरे भाभी तू! कितनी आत्मीयता थी इस संबोधन में। माँ का धीरज बढ़ गया था, मन भी पसीज गया।
खड़े खड़े ही राजी खुशी हुई। परसा कहने लगा, आजा, अंदर आ चल, आज तो बड़ी ठंड है। मारे तो धूप 12 बजे से पहले नहीं आती। यह कहते कहते परसा अभी पीछे मुड़ा ही था कि माँ ने रोक दिया। बैठना नहीं है परसा, मेरी ताज़ी सूई हुई भैंस मर गई, पहला ही सू था। गला भर आया था माँ का, आंखों से पानी टपकने लगा। क्षण भर खड़ा रहा परसा, फिर भीतर चला गया। माँ को तसल्ली हुई कि वह भीतर जाएगा, छुरी निकाल किल्टे में डालकर बाहर आएगा और चल पड़ेगा। लेकिन जब वह दोबारा बाहर आया तो उसके एक हाथ में पटड़ा और दूसरे में आग भरी अंगीठी थी। माँ को पटड़ा पकड़ाया और अंगीठी सामने रख दी। खुद भी उसी के पास बैठ गया। जेब से बीड़ी निकाली, एक माँ को दी, दूसरी अंगीठी की आग में ठूंस कर सुलगा ली। माँ ने भी ऐसा ही किया, दोनों पीने लग गए। कुछ देर गहरे कश लेते रहे। माँ ने ही चुप्पी तोड़ी, तेरा भी कभी गांव की तरफ चक्कर ही नहीं लगा? अब कहाँ चला जाता है भाभी, चढ़ाई में चलते दम फूलने लगता है, फिर टांगे भी जवाब देने लगी हैं अब। पर साल फसल पर भी तो नहीं आया तू, हमारे पास ही कितने सालों की छमाही हो गई होगी। परसे ने एक गहरी सांस ली, खांसता भी गया, चेहरे पर दर्द उतर आया था। जाने दे भाभी पुरानी गला, तैने रखी होगी इतनी लिहाज, पर दूसरे तो सब नाक चढ़ाते हैं। तुम्हारे जैसे थोड़े ही हैं सब, बामनों के नेतों का गांव है। बड़ी साल पहले गया था, उस टाइम जब भाई मरा था। लगे हाथ छमाही भी मांगने चला गया, बामनों ने तो मना ही कर दिया। कहने लगे कि परसा अब जूते कौन बनाता घटाता है, बने बनाए मिल जाते हैं दुकानों में। तू तो जानती है भाभी, काम के साथ ही आदमी की गरज होती है, फिर मुँह को नहीं पूछता कोई। यह कहते हुए उसने अंगूठी की आग को उंगलियों से ठीक किया। माँ की बेचैनी बढ़ती चली गई। वह इस जल्दी में थी कि परसा बात मुकाए और चल दे, पर वह बोलता गया। पहले पुराना वक्त था, दुकानें नहीं थी, सड़क नहीं थी, तब परसा बड़ा आदमी था। शादी ब्याह हमारे कंधों पर, शादी की पटियारी और भात के लिए पतली मार जिम्मे। बूट तो बरसे के ही होने चाहिए, अब तो न कहार न चमार। टैम टैम की बातें हैं भाभी। चेहरे पर आक्रोश और खींच भर गई थी। माँ चुपचाप देखती रही। पूछना चाहती थी कि इन बामणों कणैतों के पशु कौन फेंकता है, पर पूछ ही न पाई। वह परसे से एक बार फिर चलने का अनुरोध करने को हुई कि परसा फिर कहने लगा, माफ़ करियो भाभी, तू तो हमारी अपनी घर की है। कोई बामण कनैत आया होता तो आंगन में खड़े भी नहीं होने देता। अब हमारे घर में न कोई बूट जोड़ा गांठता है, न पशु फेंकता है। बच्चे नहीं मानते। बड़ा तो शिमला में अफसर बन गया है, छोटा बस स्टेशन पर दुकान करता है। तेरे को कैसे नहीं पता भाभी, मैं तो अब कहीं न आता न जाता। माँ सुनकर हैरान परेशान हो गई। याद आया कि परसे का ठिया उधर कहीं होता था। वह आंगन के किनारे देखने लगी तो परसे ने बताया, वो देख उधर मेरा ठिया होता था। लड़कों को बथेरा समझाया कि मोए उसको तो रहने दे, पर कहाँ माने। अपने काम से इतनी नफरत जैसे ये बामन हमारे से करते हैं। तोड़ दिया उसको, सारा सामान भी पता नहीं कहाँ फेंक दिया। वहाँ अब लैट्रिन बना दी। कहते कहते अंगीठी दोनों हाथों से ऊपर उठाकर हिला दी। अंगारे चमकने लगे। फिर उठकर भीतर चल दिया। माँ ने जब उसकी आंखों में देखा था तो वे गीली थीं। शायद अपनी विरासत के यूं खो जाने से मन भर आया होगा। भीतर जाते उसने पट्टू के छोर से आंखें पोंछी। दरवाजे पर पांव रखते ही कुछ याद आया। वहीं से बोला, तू मेरे लड़के से कहियो, वो कुछ कर देगा। माँ की हालत देखने वाली थी।
उसके न बैठे बनता था न वहाँ से आते। कोई माँ का चेहरा देखता तो पसीज जाता। नज़र फिर ठिये की तरफ गई। याद करने लगी कि जब वह यहाँ आती तो भीतर बैठ जाती। गांव के और भी कितने लोग परसे के आसपास बैठे रहते। उनमें बामन, कनैत, कोली, चमार सब होते। न किसी को छूत और न छूत। उस समय तो परसा चमार नहीं, एक बड़ा कारीगर होता, मास्टर, उस्ताद होता। वह छोटी सी लड़की फिर बाहर आई और भागती हुई शौचालय में चली गई। धपाक से दरवाज़ा बंद किया। शौच की बांस का भपका हवा के झोंके के साथ माँ की नाक में घुस गया। चादरों से मुंह नाक ढक लिया। उठी और चल दी, सोचते हुए कि क्या करे, कहाँ जाए। मन में एक आस बची थी कि परसे का लड़का कुछ करेगा। सूरज काफ़ी चढ़ आया था। घर अकेला था। पशु भूखे प्यासे होंगे। माँ लंबे लंबे कदम बढ़ाने लगी। बस अड्डे पर पहुंची, तब तक दुकानें खुल गई थी। माँ देखने लगी चाय की दुकान, आटा चावल की दुकान, कपड़े की दुकान, सिगरेट बीड़ी की दुकान और नाई की दुकान। एक और दुकान पर नज़र गई जिसमें एक दो छोटी मशीनें रखी थी। वहाँ बैठे लड़के को अम्मा नहीं जानती थी। बाकी सभी तो उसी गांव बेड़ के थे। उधर देख ही रही थी कि कानों में आवाज़ पड़ी, ताई कहाँ थी तड़के तड़के। मुड़कर देखा तो बुधराम नाई था। झाड़ू लगाते उसने फिर कहा, ताई आ जाना, बैठ, चाय का घूंट लगा ले। माँ बैठना नहीं चाहती थी पर सोचा कि बुधराम ही परसे के लड़के से बोलकर भैंस फिकवा दे। वह अंदर जाकर बैठ गई और जल्दी जल्दी सारी बात बता दी। माँ के चेहरे से काफ़ी परेशानी झलक रही थी। बुधराम ने सारी बात सुनी तो हल्का सा मुस्कुरा दिया, जैसे वह कोई समस्या ही न हो। उसने अपने बाएं हाथ का इशारा किया और माँ को बताया कि बगल में ही उसकी दुकान है। झाड़ू बेंच के नीचे फेंका और बाहर निकल पड़ा। माँ उसके पीछे पीछे चल दी। दोनों दुकान पर पहुँचे। परसे के लड़के का नाम महेंद्र था। माँ को कुछ तसल्ली हुई। बताने का प्रयास भी किया था वह उसी के घर से आ रही है, पर महेंद्र ने ध्यान ही न दिया। बुधराम ने ही माँ को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। उसी ने बताया कि ताई की भैंस मर गई है। महेंद्र ने माँ का नाम पूछा और फिर कंप्यूटर में कुछ ढूंढने लग गया। माँ कुर्सी से उचक कर देखने लगी। स्क्रीन पर अक्षर भाग रहे थे। उसने अपने घूमने वाली कुर्सी जब पीछे घुमाई तो माँ बैठ गई। वह बताने लगा, माताजी आपका नाम हमारे पास नहीं है, न ही पशुओं की लिस्ट। पंडितों ठाकुरों ने तो पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, आप भी करवा लो। माँ की समझ में कुछ नहीं आया। आश्चर्य से बुधराम को देखने लगी। उसी ने माँ को समझाया, ताई देख, उधर गांव के जितने भी आदमी हैं उनके नाम पशुओं के साथ लिखे हैं। वो देख, मेरा भी नाम है, उंगली से बताने लगा। जब कोई पशु मरता है या पैदा होता है इसमें दर्ज हो जाता है, फीस लगती है उसकी। अगर तेरा नाम होता, मिनट में ईमेल करके महेंद्र शहर से 2-4 आदमियों को बुला लेता और शाम तक तेरी भैंस ओबरे से बाहर। माँ की चिंता बढ़ गई। हैरान परेशान होकर पूछने लगी, पर बुधराम वो भैंस को कैसे फेंकेंगे? ताई वो लोग शहर से अपनी गाड़ी में आएंगे, तेरी भैंस को ओबरे से बाहर निकालेंगे, ले जाएंगे, उसे काटेंगे पर फेंकेंगे नहीं, जैसा हमारे चमार करते हैं। मांस, हड्डियाँ, खाल सब अपने साथ ले जाएंगे। न खेतों में गंदगी रही, न गिद्धों और कुत्तों का हुड़दंग। माँ का सिर चकरा गया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। उठी और बाहर निकलते निकलते एक नज़र बुधराम पर डाली, दूसरी महेंद्र और उसकी मशीन पर। अब क्या करे, कुछ समझ नहीं आया। सड़क पर आकर माँ ने उस दुकान की तरफ फिर देखा। बड़े बड़े अक्षरों में दुकान का नाम लिखा था, M.com।